साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नया अध्याय जिसमें हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली के बारे में, जिसे आसान भाषा में अगर हम समझें तो कहा जाता है सरल चुनाव प्रणाली। कई प्रकार की चुनाव प्रणालियां होती हैं। अभी भारत में चुनाव का मौसम है, चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो हम भी आज बात करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है भारत में, और ये जो चुनाव प्रणाली है, सरल चुनाव प्रणाली है, ये कैसे होती है, इसका अर्थ क्या होता है, हमने इसे ही क्यों चुना, और इसके हानि और लाभ चलिए क्या समझते हैं। जैसे कि ये चुनाव प्रणाली है, सरल चुनाव प्रणाली, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई भी देखिए, कोई भी चुनाव हो, किसी भी चुनाव प्रक्रिया में हमें मुख्य रूप से दो चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। यानी मुख्य रूप से दो चीजों की जरूरत हमें होती है। क्या? मतदाता और प्रत्याशी। अगर प्रत्याशी नहीं होगा तो मतदाता मत किसे देगा, और अगर मतदाता नहीं होगा तो प्रत्याशी मत किससे लेगा। तो दोनों की हमें मुख्य रूप से जरूरत है, मतदाता और प्रत्याशी। अब इस सरल चुनाव प्रणाली में क्या होता है कि इसका एक सीधा सा नियम है कि जिस प्रत्याशी को उस सीट से, जो किसी एक क्षेत्र से, एक सीट विशेष से वो खड़ा होगा, अपनी उम्मीदवारी रखेगा, तो वहां पर उसको, जिसको भी, मतलब जितने भी हैं, सबसे ज्यादा मत प्राप्त होंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा मत प्राप्त होंगे। मत कितने हैं, मत का प्रतिशत कितना है, ये इससे मतलब नहीं है। जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त हो रहे हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त होंगे वो यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसका यही मतलब होता है सरल चुनाव। उदाहरण से समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि किसी सीट पर, किसी एक सीट पर, पता है ना आप लोगों को सीटें होती हैं कि लोकसभा है, जैसे दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो इस तरीके से किसी भी एक सीट पर कहीं भी कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, 5 प्रत्याशी खड़े हुए। यहाँ 5 प्रत्याशी खड़े हुए और उस सीट पर सब मिलाकर के 100 मतदाता है। यानी 100 लोगों को मतदान करना है, 5 में से किसी एक प्रत्याशी का चुनाव करना है। अब यहां पर मतदान होता है। पहले प्रत्याशी को, जिसे हम ए मान लेते हैं, ए प्रत्याशी को 40%, 40 मत, क्योंकि 100 ही मतदाता हैं, 40 मत मिले। बी प्रत्याशी को 25 मत मिले, सी प्रत्याशी को 20 मत मिले, डी प्रत्याशी को 10 मत मिले, और ई प्रत्याशी को 5 मत मिले। कुल 100 मतदाता थे, 100 मत पड़े, पूरे मान लेते हैं कि पूरे पड़े, 100 लोगों ने ही मत दिया। और ये जो मैंने आपको बताया, इस सिलसिले से, इस क्रम से उनको मतों की प्राप्ति हुई प्रत्याशी को 5। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है जो है वो ये है कि जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा 40 मत मिले वो यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया जाएगा उस सीट से। ये सीधा सा नियम है इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा 40 मत उसी को मिले। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि साहब हमने तो ये बात की थी कि जी बहुमत जिसके पास होगा, हमारे यहाँ तो यही होता है कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं बहुमत होना चाहिए, ऐसा है। लेकिन उसके साथ यही नियम हमारे यहाँ लागू होता है कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपसे ये कहा कि 100 लोग वहां पर हैं मतदान करने वाले, 100 लोगों ने मतदान किया। इसी जगह पर अगर ये लोग 100 में से सिर्फ 90 ही लोग मतदान करते और जो इन 5 प्रत्याशियों को मत मिले ये कम ज्यादा हो जाते, तो मान लीजिए कि ए प्रत्याशी को तो 40 से कम मत मिलते,
लेकिन अगर उसी को सबसे ज्यादा मत मिलते तो भी वही प्रत्याशी विजेता घोषित कर दिया जाता। 100 मतदाता हैं, 90 लोगों ने वहां पे मतदान किया, और उस 90 में से जिन 5 प्रत्याशियों में जो 5 प्रत्याशी थे उसमें से जिसको सबसे ज्यादा मत मिले वो विजेता घोषित हो गया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मत मिलने से मतलब है, अब आप कहोगे कि सर 40 मत ही मिले 100 में से, 51 तो मिलते, 52 तो मिलते, या 60 तो मिलते, तो ऐसा नहीं है। जितने मत वहां पर डाले गए उन सभी मतों का कुल मतों में से जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मत मिले, ये मैंने एक उदाहरण के लिए 40 बताया है, यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा मत किसी उस प्रत्याशी को मिले होते जिसको 25 मत मिले होते और सबसे ज्यादा मत उसी को मिले होते, बाकी लोगों को मान लीजिए यहाँ पर 10 प्रत्याशी होते और इस तरीके से फिर मतों का उनमें विभाजन होता, तो पहले प्रत्याशी को यानी जो विजेता प्रत्याशी है उसको सिर्फ 20 मत मिलते, तो वो तो भी विजेता ही घोषित कर दिया जाता। ये इस चुनाव प्रक्रिया का जो है नियम है, और यही इस चुनाव प्रक्रिया की सबसे मतलब अगर हम बात करेंगे इसकी हानि क्या है या अभी आगे बात हम करेंगे, तो ये हानि भी है कि ये सबको रिप्रेजेंट नहीं करती है। जितने मत प्राप्त हुए प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए वो विजेता, और विजेता होने के बाद वो उस पूरी सीट के सभी लोगों का सभी, यानी यहाँ पर जैसे अभी हमने जो उदाहरण दिया था कि हमारे 5 प्रत्याशियों में से ए प्रत्याशी को 40 मत मिले, 40 मत मिल गए, वो जीत गया। अब जीतने के बाद वो विजेता घोषित हो गया, वो सीट उसकी हो गई। अब वो पूरे 100 लोगों का प्रतिनिधि है। यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है कि ऐसा नहीं है कि वो ये कहेगा कि मुझे तो 40 लोगों ने वोट दिया था तो मैं तो 40 लोगों का ही काम कराऊंगा, 40 लोगों की ही बात उठाऊंगा, आवाज उठाऊंगा, नहीं। जीतने तक का ये प्रक्रिया है। जीतने के बाद उसको आप आगे जो है वो 100 लोगों की ही बात करेगा, पूरे क्षेत्र की बात करेगा, और अब वो एक क्षेत्र से एक होता है ना, क्षेत्र होता है, लोकसभा चुनाव होते हैं तो संसदीय क्षेत्र होता है, विधानसभा चुनाव होता है तो विधानसभा का क्षेत्र होता है, तो वो एक संसदीय क्षेत्र से जीता हुआ प्रत्याशी। अब समझते हैं कि आखिर हमने इसी प्रणाली को क्यों अपनाया, क्यों हम लेकर आए इस चुनाव प्रणाली की, हमने अपने संविधान में व्यवस्था की। तो देखिए इसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो ये है कि भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है। जैसे अगर हम किसी अन्य प्रणाली की बात करें, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें, उसमें समान रूप से या आपको जितने मत मिले हैं उसके हिसाब से जो है, आपको जैसा मैंने अभी बताया कि ए वाले को 40 मत मिले तो वो उसकी सीट हो गई। अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती तो वहां पर उसको एक सीट नहीं मिलती, है ना, और दूसरे तीसरे चौथे नंबर के व्यक्तियों को भी वहां पर एक से ज्यादा सीट एक इलाके से हो सकती है, मतलब वहां पर व्यक्ति एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक तो भारत जैसे बड़े भूभाग में ये संभव नहीं था। उस समय बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे जो उनको ये सब समझ में आता। यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करूंगा, बाकी हम इसके बारे में अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये क्या प्रणाली है। तो मान लीजिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ले आते हैं तो उसमें फिर पहला प्रेफरेंस होता है, फिर दूसरा प्रेफरेंस होता है, फिर तीसरा प्रेफरेंस होता है। उसमें दूसरे प्रेफरेंस वाले को अगर सबसे ज्यादा मत मिल गए तो वो विजेता घोषित हो जाता है, या वहां से 2 सीटें घोषित हो जाती हैं। इस तरीके से चीजें होती हैं। हम नहीं तैयार थे। ये बहुत ही सरल व्यवस्था थी कि ठीक है जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे, क्योंकि अब देखिए इसमें एक सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, ये प्रक्रिया सिर्फ आपके जीतने तक है। आप जब जीत जाते हैं उस सीट से, विजेता घोषित कर दिए जाते हैं, उसके बाद आप जैसे हमने उदाहरण में समझा था कि 40 मत मिलने वाले को हमने विजेता घोषित किया था, वो उन 40 मतदाताओं का प्रतिनिधि नहीं है, पूरी सीट का वो प्रतिनिधित्व करता है।
उन 100 के 100 मतदाताओं का वो प्रतिनिधि है, उस इलाके का प्रतिनिधि है। तो इसलिए यहाँ पर फिर इस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है कि उसे कितने लोगों ने मत दिया, वो कैसे चुना गया, चाहे वो कैसे भी चुना गया हो, अब वो एक सीट का, एक क्षेत्र का एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो उस पूरे एरिया का प्रतिनिधित्व है। तो जहां भी अपनी बात रखेगा ये कहेगा कि जी मैं इस एरिया का मैं प्रतिनिधि हूँ इस सीट का, और मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए ये मांग करता हूँ, या ये काम होना चाहिए, या जो भी है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो ये चीज है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक ट्रेंड भी देखने को हमें मिला है। ब्रिटिश कॉलोनीज, यानी कि जो ब्रिटिश के गुलाम देश रहे हैं, जैसे अभी भी एक संगठन है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, जो संगठन है वो उन्हीं देशों का संगठन है जो ब्रिटिश शासन के गुलाम थे या ब्रिटिश शासन के अधीन थे। तो जो लोग ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हैं, ब्रिटिश शासन के गुलाम रहे हैं, उन सभी में लगभग यही प्रणाली अपनाई गई है। स्वयं ब्रिटेन इस प्रणाली का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, और भारत भी। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी की भूभाग बहुत, फिर ये चीज आती है कि बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत संसाधन लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। अभी आप देखिए, लोकसभा का चुनाव हम करवा रहे हैं, जो हमारे यहाँ चुनाव होना 7 चरणों में होना है। जब हम एक सिंपल तरीके से चुनाव करवा रहे हैं, तब हमें उस चुनाव के लिए 2.5 से 3 महीने चाहिए, तब जाकर के हम पूरे देश में चुनाव करवा पाएंगे, 7 चरणों में चुनाव करवा पाएंगे। तब जाकर अगर यहीं पर प्रतिनिधित्व प्रणाली अपना ली होती, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या कोई और प्रणाली अपना ली होती, तो पता चलता साल भर चुनाव ही होता रहता, फैसला ही नहीं हो पाता। तो इस तरीके की चीजें जो है हमें नहीं करनी थी, सीधी और सरल प्रक्रिया। तो ये 3-4 कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो मैंने आपको बताए, जिनकी वजह से हमने इस प्रणाली का चुनाव किया, प्रावधान किया अपने संविधान में। उसके साथ साथ एक यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि जितने भी प्रत्यक्ष चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, उसी में सिर्फ ये प्रणाली लागू है, उसी के लिए हमने इसको अपनाया है। अप्रत्यक्ष चुनाव में हम इस प्रणाली का उपयोग नहीं करते। तो अगर आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में जानना है, तो आप मेरे पीछे ले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये विस्तार से समझाया है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है। और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होती है। तो ये है, ये भी एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो साथियों, ये आपने समझा, जाना कि आखिर हमने ये चुनाव प्रणाली क्यों अपनाई। अब देखिए, कोई भी चीज होती है, इस किसी भी चीज को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 100% अच्छी है या 100% खराब है। इस चुनाव प्रणाली में भी यही 2 बातें हैं, इसके लाभ भी है और हानि भी है। तो लाभ से हम शुरू करते हैं, पहले लाभ समझ लेते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत बहुत बड़ा भूभाग है, तो यहाँ पर हमें ऐसी ही कोई व्यवस्था चाहिए थी जो सरल हो, आराम से समझ में आ जाए लोगों को। दूसरी चीज कि इतने बड़े भूभाग पे ये संभव भी नहीं था कि इस तरीके से हम व्यवस्था लागू करते, कोई और प्रकार की व्यवस्था लागू करते, क्योंकि इतना बड़ा भूभाग है, तो हमें उस हिसाब से काम भी तो उस हिसाब से करना था। तीसरी चीज ये हो गई कि इसमें ये भी, जैसा मैंने बताया भी बीच में बार बार, कि जीतने तक की ही ये व्यवस्था सिर्फ शामिल है कि आप को मत इतने प्रतिशत या इतने मत मिले और आप जीत गए। उसके बाद तो आप पूरी जनता का, पूरे उस संसदीय क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं, ये भी इसका एक लाभ है। सीधी सरल प्रक्रिया है, ये भी इसका एक लाभ है। तो इस तरीके से इसके ये कुछ हमें फायदे हैं। अगर हम हानि की बात करें, तो जो इसका सबसे बड़ा लाभ है, वही इसकी सबसे बड़ी हानि भी है। कैसे? कि हम कहते हैं कि जी सबसे बड़ा लाभ ये है कि उस आदमी को, उस एक मतदाता प्रत्याशी को जितने भी मत मिले, वो जीत गया, विजेता घोषित कर दिया। अब हम उसी उदाहरण से फिर समझते हैं
जो मैंने दिया था जीतने के लिए कि भाई आप हम ये कह रहे हैं कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिले, यानी जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने चुना। तो हमारा जो एक कैंडिडेट जीता था पीछे, वो जीता था 40 मत लेकर के 100 में से। क्या ये सबसे ज्यादा है? सबसे अधिक मत है? नहीं। 60 मत आपके विरोध में पड़े हैं, यानी कुल मिलाकर के 60 लोग आपको नहीं चाहते हैं और सिर्फ 40 लोग आपको चाहते हैं कि आप वहां से चुने जाएं, उनका प्रतिनिधित्व करें। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा 40 मत आपको मिले हैं और बाकी लोगों को कम कम मत मिले हैं, 60 मत कई जगह बट गए, तो इसलिए आपको ही विजेता घोषित किया जाए। दूसरी चीज, कई बार ये हो जाता है, आप लोगों ने ये देखा भी होगा चुनाव में, कि हम जब बात करते हैं, जब चुनाव की बात आती है तो हम कई तरीके की चीजों में बढ़ जाते हैं। सोसाइटी, धर्म, समाज, भूभाग, इलाका, एरिया। तो इससे क्या होता है कि ये एक बहुमत की प्रणाली ना होकर के एक माइनॉरिटी वाले कंसेप्ट में चली जाती है कि आप मेजोरिटी का नहीं, माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाई 100 में से 40 लोगों ने आपको चुना, तो 40 लोग ही चाहते थे ना, 60 लोग उस क्षेत्र की जनता नहीं चाहती आपको, लेकिन 40 लोगों ने आपको चुना। अब ये 40 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप मेजोरिटी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। कई बार शासन व्यवस्था की नीतियां बनाने में, वहां पर प्रतिनिधित्व करने में इन सब चीजों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जैसा मैंने अभी कहा कि चुनाव के वक्त हम समाज, भूभाग, जाति, धर्म, इन सब चीजों में बढ़ जाते हैं। तो जो प्रत्याशी होता है वो भी इस चीज का हिसाब लगा लेता है कि मुझे कहाँ से खड़ा होना है या कहाँ से अपनी उम्मीदवारी तय करनी है ताकि मैं वहां से जीत सकूं। वहां इस जाति के प्रत्याशी ज्यादा हैं, इस धर्म विशेष के ज्यादा हैं, या इस भूभाग के लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं, तो वो लोग मुझे ही वोट करेंगे क्योंकि मैं उनके एरिया का हूँ, मैं उनके जैसा हूँ। तो इस तरीके से ये चीजें वहां पर, अब जो मान लीजिए कहीं पर किसी समुदाय विशेष के लोग ज्यादा हैं और वहां पर किसी दूसरे समुदाय के लोग कम हैं, तो भैया आप प्रतिनिधित्व तो सबका करोगे ना, आपको मत तो सबका चाहिए। लेकिन होता क्या है ऐसी जगह पर कि मान लीजिए कहीं पर 60% लोग सबसे ज्यादा किसी समुदाय के हैं और 40% अन्य समुदायों के मिलाकर के हैं। अगर उसे अपने समुदाय के भी 60% में से 50% मत मिल गए और सबसे ज्यादा मत उसी को मिले, अब दूसरे समुदाय में भी 2, 4, 10, 20 लोग तो होंगे जो चाहते होंगे, 2-4% तो चाहते होंगे कि इसको चुना जाए, तो वो जीत जाता है। तो ये चीज होती है, ये कायदे में नहीं होना चाहिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो वहां पे अनुपात, आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, इसके अनुपात में आपको सीटें मिलती हैं। एक से ज्यादा सीट हो सकती है एक एरिया से, हम वहां पर प्रतिनिधित्व को समान रूप से बांट देते हैं। तो ये इसकी कुछ हानियां हैं। इसके साथ यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात चलते चलते मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने सिर्फ सरल चुनाव प्रणाली नहीं अपनाई है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं अपनाई है, हमने दोनों प्रणालियों को अपनाया है। जहां पर हमें बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर चुनाव की जरूरत थी, वहां प्रत्यक्ष चुनाव, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से चुनना था, वहां हमने सरल प्रणाली को अपनाया, चुनाव प्रणाली को अपनाया। और जहां पर हमें कुछ लोगों का, मतलब जहां पर हमें, हाँ मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव जो बताया था, आपको बताया था कि प्रत्यक्ष चुनाव में हम ना चुन करके हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर चुनते हैं, चुनाव करते हैं। तो जहां पर इस तरीके की बात आती है वहां पर हमने समानुपातिक, ताकि ये ना हो कि मतलब प्रतिनिधित्व तो किसी का कम ना रहे, लोगों को सभी समुदाय का, सभी राज्य का, सभी लोगों का, सभी क्षेत्र का, सबका प्रतिनिधित्व समान रूप से वहां पर मिलना चाहिए, मिले। तो इसलिए हमने दोनों प्रणालियों को अपनाया, इसमें बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए। ये भी नहीं किया कि एक प्रणाली अपना ली कि सब कुछ उसके एक जैसा ही हो गया, ये भी नहीं किया कि ये अपना ली तो ये हो गया। हम दोनों प्रणालियों को अपनाया है और हमारा ये फैसला संविधान विशेषज्ञों का, जिन्होंने संविधान बनाया, फैसला उनका खरा भी उतर रहा है और
हमारी संसदीय व्यवस्था, हमारा लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा विषय। मिलेंगे एक नए अध्याय में। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा आज का अध्याय।